अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? मुझे लग रहा है कि शायद वो बीमार कुर्सी या आदत की बात की। अभी आपके घर के डिसीजन मेकर तो अम्मा भाई होंगे, आप लोग तो डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन खैर कल जब इस पोजीशन में पहुंचे तब के लिए याद रख लें, अगर अभी हैं इस पोजीशन में तो अभी ये जो होते हैं ना दादा दादी नाना नानी यानी ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अगर हयात हैं तो वो 60+ तो होंगे, 70+ हो सकते हैं। जब बूढ़ा हो जाता है ना इंसान तो बीमारियां तो चलो अलग बात है, मिजाज भी उसका बहुत खराब हो जाता है और दिमाग उतना काम नहीं करता। ये फितरत इंसान की, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही पैदा किया, दिमाग काम नहीं करता, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और अगर आपको कभी बैठने का मौका मिला हो तो अक्सर वो सेम बात बार बार बताने लग जाते हैं आपको एक ही बात बार बार समझाने लग जाते हैं तो आप चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। दादा दादी हैं तो आपकी अम्मी चिढ़ती होंगी उनसे, नाना नानी है तो अब्बू चिढ़ते होंगे। और अगर वो आपके घर में रह रहे हैं और आपकी अम्मा बात तंग है कि किस तरह से उनको यहां से निकाला जाए या किस तरह से अलग हुआ जाए, बस उसके हवाले से एक बात बता रहा हूं। इब्न हिब्बान 559 सईदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ। तो अगर घर में बुजुर्ग है ना तो वो बरकत का जरिया है, चाहे वो बीमार होते हैं चाहे वो चिड़चिड़े होते हैं, उनकी मौजूदगी बरकत का जरिया है। तो कल को आप अगर इस पोजीशन में हो कि आपके पास चॉइस हो कि बुजुर्ग आपके घर में रह सकें तो बुजुर्ग बरकत का सोर्स है। पेस्टल में ई इकोनॉमी, पी हो गया, अब ई इकोनॉमी। अच्छा, इस चैप्टर में जो कुछ लिखा हुआ है बस आप समझ लें, छोटे छोटे टॉपिक्स मिला के इस चैप्टर में डाले हुए, जिन पे एमसीक्यूज भी टेस्ट हो सकते हैं और छोटे छोटे थ्योरी के सवाल भी हो सकते हैं। जस्ट रैंडम टॉपिक्स हैं और वो इस चैप्टर के अंदर डाले हुए। इकोनॉमिक्स माशाल्लाह पास है और मार्क्स भी आते हैं, पीआरसी भी नहीं आते, फेल वालों के आते हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स आप सब लोगों ने पास की हुई है। इकोनॉमिक्स क्या होती है? क्या है इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ, नहीं समझिए, स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ। अच्छा सही है। और अच्छा, मुल्क की इकोनॉमी क्या होती है? कि मुल्क की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, वीक है मईशत। अच्छा है, वो फैक्टर्स जो हमारी वेल्थ को अफेक्ट करते हैं। किसी मुल्क में जो भी रुपए पैसे के मामलात हैं वो सब इकोनॉमी है, गुड्स का खरीदना बेचना ये सब इकोनॉमी है। और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए, बेहतर करने के लिए फिर पॉलिसीज बनाती है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। क्या वो जी करता हूं। इस चैप्टर में ना मैं फिर बता रहा हूं, छोटी छोटी सी चीजें बस डाली हुई हैं इसके अंदर, और वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं और स्टेट थ्योरी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उनका कोई आपस में कनेक्शन बनता है जरूरी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि इकोनॉमी मुल्क में होने वाली सारी रुपए पैसों की ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर रही होती है, और इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने। जैसे ये चीज आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्या फर्क होता है माइक्रो और मैक्रो? माइक्रो छोटे लेवल पे और मैक्रो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर। तो बस यही लिखा हुआ, ये पढ़ ले ये। माइक्रो और मैक्रो, ओके। अच्छा, पेस्टल में इसका क्या काम है? किसी भी बिजनेस को मुल्क की इकोनॉमी की हालत में क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, बिजनेस है उसको क्या कंसर्न हो सकते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी की क्या हालत है? थोड़ा और बेहतर, हाँ जी। कंज्यूमर्स का बिहेवियर, नहीं बिहेवियर रहना ठीक नहीं है, वो तो सोशल फैक्टर हो सकते हैं। उनकी औकात, बिहेवियर की वजह उनकी औकात के खरीदने बेचने के लिए उनकी औकात क्या है। फिर मुल्क में महंगाई कितनी है, ये कंसर्न होगा कि नहीं होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, ये भी होंगे। तो बिजनेस को ये सारे मसाइल तंग करते हैं, वो पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक है छोटा सा, ये भी एमसीक्यूज होगा, ये सारा चैप्टर ही इनफैक्ट एमसीक्यूज वाला ही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताने से पहले ना मैं आपको एक और चीज बताता हूं। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी हमेशा टॉप पे नहीं रहती, उस मुल्क के हालात खराब भी होते हैं। तो इकोनॉमी किसी भी मुल्क की पीक पे भी हो सकती है, बूम, पीक से नीचे भी आ सकती है, रिसेशन, और बस इससे ज्यादा फिर क्या है, तो उसके बाद दोबारा ये कॉम उठेगी और फिर दोबारा से जाएंगे ऊपर। अब ये जो 1, 2, 3 और 4, ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की ना 4 फेजेस कहलाते हैं। ये क्या है? ये बूम है या इसको पीक कह सकते हैं। ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन, इसको ट्रॉफ भी कह सकते हैं। और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिसेशन, और ये राइज, ये पड़ा है। ठीक है, रिकवरी भी कह सकते हैं, ये रिकवरी होगी। बिजनेस के लिए ये क्यों जानना जरूरी है कि कौम इस वक्त किस नाजुक मोड़ पे खड़ी है, पीक में है कि रिसेशन में है कि रिकवरी में है कि ट्रफ में। हाँ, अगर कौम के हालात खराब है और वो लग्जरी गाड़ियों के लिए प्लांट लगाने जा रहे हैं तो कोई नहीं खरीदेगा, और कौम में सारे बीमार चल रहे हैं तो फिर उनको डिप्रेशन की वजह से, तो उनको फिर फार्मास्यूटिकल में एंटर होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को खरीदने खाने की चीजों के पैसे नहीं बच रहे, तो उनको प्राइसेस फिर कम रखनी पड़ेंगी। तो बिजनेस को यह जानना जरूरी होता है कि मुल्क इस वक्त किस नाजुक सूरत से गुजर रहा है। लेकिन इस चैप्टर में इनकी डिटेल में नहीं जा रहे हम, जितनी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ ली बस बहुत है। इनका जिक्र सिर्फ इसलिए किया है कि बिजनेस को यह जानना जरूरी होता है कि इकोनॉमी की डायरेक्शन किस तरफ है। ये और ये फर्क क्या दोनों में? तो ये पोजीशन तो सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क है, तो बिजनेस को यह जानना जरूरी है। कैसे बिजनेस पहचान सकता है, इनको कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इनको ना मैं एक मिसाल से समझाता हूं। चपेट पड़ी कभी है ना, अम्मी से, अब्बू से, औरों से भी पड़ी होंगी वैसे, लेकिन अम्मी अब्बू, इस वक्त मैं अपने अम्मी अब्बू, किसी के नहीं, अपने अम्मी अब्बू। अच्छा, आप इमेजिन करें आपको चपेट पड़ने लगी, और किसी के हो सकता है अब्बू की जोरदार चपेट पड़ती हो, किसी की अम्मी की जोरदार पड़ती हो, जिसकी भी जो आप अपने तौर पे इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करिए चपेट आ रही है, आप अभी ना बनाए, लेकिन जस्ट इमेजिन करें आपकी शक्ल एक खास किस्म की शक्ल बन रही होगी। अच्छा, अभी तकलीफ शुरू नहीं हुई है लेकिन शक्ल बदलनी शुरू हो गई होगी। अच्छा, अब इमेजिन करें चपेट पड़ चुकी है, अब नहीं सही कैसे होगी? तो चपेट पड़ने से पहले की शक्ल और चपेट पड़ने के बाद की शक्ल में फर्क है, वो डिपेंड करता है। तो है जी, अच्छा, तो चपेट पड़ने से जस्ट पहले की शक्ल अगर कोई एक्सपर्ट देखेगा तो उसको शक्ल देख के अंदाजा हो जाएगा कि इसको भी मार पड़ने लगी है, उसकी शक्ल से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक तो हो गई शक्ल, हरकतों से भी अंदाजा हो सकता है कि जो हरकतें हैं बस चपेट पड़ने वाली है। इसी तरह से चपेट पड़ने के बाद की भी हरकतें चेंज हो सकती हैं। जैसे वे ना स्कूल में होमवर्क मिलता था छुट्टियों का, गर्मियों की छुट्टियों का, तो सबसे बोरिंग काम होता है। तो अब मैंने पता नहीं शायद कुछ टाइम गुजार दिया, तो अब्बू पूछते थे, तो मैंने अब्बू को कहा कि हाँ जी पता नहीं इंग्लिश उर्दू का काम खत्म हो गया। अच्छा, अब हो खत्म हो गया। फिर कुछ अर्से बाद जब मैंने वाकई खत्म कर लिया
तो फिर अब्बू ने पूछा, मैंने कहा उर्दू का काम खत्म हो गया है। तो पहले खत्म हुआ था, वो मैं भूल गया कि वो तुम्हें पहले कह चुका था। फिर जो भी चपेड़े पड़ी, अच्छा उस चपेड़े पढ़ने के बाद अगले दिन मैंने कोई पता नहीं 7वीं 8वीं में था, कोई 30 पेजेस मैंने लिखे उस दिन। फिर शाम को अब्बू घर आए तो उनको किसी तरह से पैगाम भी भिजवाया कि आज इसने पढ़ा है। तो अब ये जो पेजेस करना था, ये चपेड़ पढ़ने के बाद की हरकतें थी, और उससे पहले की हरकतें। तो इंसान की हरकतें, उसके एक्सप्रेशंस एक्सपर्ट देख के बता सकता है कि इसको चपेड़ पढ़ने वाली है या पढ़ी है। अगर पढ़ने वाली है ना, उनको कहेंगे लीडिंग इंडिकेटर्स, और पढ़ चुकी हुई है वो कहलाएंगे लैगिंग इंडिकेटर्स। यानी इकोनॉमी की हालत देख के कोई एक्सपर्ट बता सकता है कि या ये यहां या ये यहां पहुंचने वाले हैं, यानी या यहां पर है या यहां पर है, ये कहलाएंगे लीडिंग इंडिकेटर्स। एक्सपर्ट इकोनॉमी के हालात देख के अंदाजा लगाएगा कि इस वक्त इकोनॉमी अगर यहां है या यहां है। क्या कॉमन है दोनों में? कि ये जहां जा रहे हैं वहां पहुंचने वाले हैं, इधर या इधर, ये पहुंचने वाले हैं। ये हालात लीडिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, और यहां में क्या फर्क है? कॉमन क्या है? ये अभी अभी इस पोजीशन को छोड़ के निकले, ये अभी अभी इस पोजीशन को छोड़ के निकले, इन हालात को कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। और अभी कहां मौजूद हैं ये इंडिकेटर्स? कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। तो इकोनॉमी के हालात, एक्सपर्ट्स अंदाजा लगाएंगे कि इकोनॉमी के हालात लीडिंग इंडिकेटर्स हैं या लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। तो बिजनेसेस को इससे क्या फायदा होगा? यानी बिजनेसेस को अगर लीडिंग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो फिर अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे कि अगर इकोनॉमी यहां तक पहुंची हुई है तो वो डिसीजन लेंगे जो डिसीजन इंप्लीमेंट होते होते इकोनॉमी यहां तक आ चुकी हो और उन्होंने उनके मुताबिक डिसीजन लिए हो। और अगर इंडिकेटर्स यहां शो कर रहे हैं तो वो डिसीजन ले चुके हो जो इफेक्टिवली इनको पीक में फायदा देने। तो जब तक वो डिसीजन इंप्लीमेंट होंगे इकोनॉमी यहां तक पहुंच चुकी होगी। तो इसलिए बिजनेस को, अच्छा इसी तरह लैगिंग इंडिकेटर्स, ताकि फिर बिजनेस मरम पट्टी लॉन्च करे। अगर उसको पता होगा कि लैगिंग इंडिकेटर्स है, इसका मतलब अभी अभी एक जगह से गुजर के आए, तो बिजनेस फिर उस तरह के डिसीजंस करेगा जो उस मौके पे लोगों के काम आएंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो इकोनॉमी जिस हालत में जाने वाली है उससे पहले के हालात, लैगिंग इंडिकेटर्स जहां से अभी अभी निकल के गुजरी है उसके बाद के हालात, और अभी इस वक्त कहां है वो कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। अब आपको इसमें समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना भी समझ आए तो आपने ना इसमें कुछ निशानियां याद करनी है, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती हैं। ये लीडिंग इंडिकेटर्स की अंग्रेजी पढ़ लें और इसकी निशानियां पढ़ लें, फिर एक एक करके चलता हूं आगे। ये जो लोग देर से आए या होश में देर से आए, चैप्टर 2 शुरू किया मैंने, चैप्टर 2 के पहले ही पेज का ये लीडिंग इंडिकेटर्स की अंग्रेजी पढ़ लीजिए और उसकी एग्जांपल्स पढ़ लें। ये मैं आपको जो नाम समझ नहीं आए वो बिल्कुल समझा देता हूं। क्या जी? हाँ हाँ, जी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब मुल्क के हालात अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस बढ़ रहे हैं तो इंडिकेशन है कि मुल्क पीक की तरफ जा रहा है। और अगर क्रैश करती जा रही है, हम तो इकोनॉमिक्स जनरली पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहे, तो स्टॉक मार्केट के अगर हालात बुरे होने शुरू हो गए तो इसका मतलब मुल्क भी इवेंचुअली गिरने वाला है, इकोनॉमी, मुल्क नहीं सॉरी। इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये क्या चीज है? जिस तरह ये आजकल लाहौर में स्मॉग के बारे में टर्म सुनने को मिल रही होगी आपको, क्या क्या बनता है इससे? एयर क्वालिटी है, उमर, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये ना कुछ वेले लोग होते हैं जो मुल्क में मुख्तलिफ ट्रेंड्स और ये सब कैलकुलेट करने बैठे हैं, ये स्टैट्स वाले लोगों का काम होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका भी इंडेक्स होता है, खुशियों का भी इंडेक्स होता है, सफाई, पोल्यूशन, इसके भी इंडेक्सेस होते हैं। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस का भी कोई ना कोई इदारा इंडेक्सेस बनाता होगा कि किस मुल्क में, अच्छा कैसे निकालते होंगे? सर्वेस करके निकालते होंगे। तो किसी मुल्क के अंदर बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस अगर हाई चल रहा है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी बूम की तरफ बढ़ रही है, और अगर लो चल रहा है तो उसका अंदर डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ये इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस है। अगर गवर्नमेंट से नई नई हाउसिंग स्कीम्स बनाने के परमिट्स लोगों ने अप्लाई करने शुरू कर दिए, इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक्सपैंड करने वाली जा रही है। लोगों को नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं कस्टमर्स की तरफ से,
इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही है, और अगर ऑर्डर मिलने बंद हो रहे हैं तो डाउन की तरफ जा रही है। पैसे का फ्लो मार्केट में ज्यादा हो गया तो अच्छे हालात की तरफ जा रहे हैं, कम हो गया फ्लो तो बुरे हालात की तरफ जा रहे हैं। ये लीडिंग इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, ये उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी जिस स्टेज पे होती है ये उसके इंडिकेटर्स है। यानी अगर जीडीपी अच्छा है तो इसका मतलब है मुल्क इस वक्त यहां है, यहां जा रहा है नहीं, यहां है। अगर जीडीपी खराब है तो इसका मतलब मुल्क यहां है। तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हैं जो उस वक्त के हालात को बताते हैं। लोगों की इनकम्स ज्यादा हैं तो पीक पे है, लोगों की इनकम्स कम है। देखें, अगर लोगों को सप्लायर्स को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो अभी बिजनेस होगा, फिर वो चीजें बेचेंगे, फिर खुशहाली बढ़ेगी। तो अब बढ़ गई खुशहाली, लोगों की इनकम्स बढ़ गई। पहले ऑर्डर आ रहे थे, अच्छाई की तरफ जा रहे थे, अब उन्होंने चीजें बेचनी शुरू कर दी तो हम पहुंच गए अच्छाई की तरफ। लोग नौकरियों में, बहुत सारे के सारे लोग नौकरियों में मौजूद हैं तो मुल्क के हालात अच्छे हैं। लोग नौकरियों से निकल चुके हैं, मुल्क के हालात बुरे हैं। तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स है जो उस वक्त के हालात को शो कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे खुद समझाते हुए भी अंदाजा हो रहा है कि इनमें से ना कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो बहुत परफेक्टली इस क्लास में फॉल नहीं कर रहे हैं। आपको आर्गुमेंट अगर जाग रहे हैं तो आपको आर्गुमेंट हो सकता है कि लीडिंग भी तो हो सकते हैं। तो जब भी इकोनॉमिस्ट और इस तरह के लोग बातें करते हैं ना, इनकी कई सारी बातें हवाई भी होती हैं, यानी वो जस्ट डिस्कशन होती है। तभी तो इकोनॉमिक्स में थेरीज होती हैं इतनी सारी, तभी तो उनके खिलाफ इकोनॉमिक्स अब पास है ना, तो थेरी, तभी तो इतनी सारी थेरीज होती हैं। तो इसलिए कई बातें हवाई भी होती हैं। तो इसलिए आपने इनको रट्टा इसलिए लगाना है क्योंकि नाम लेके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है मिसालें। जी, अगर एक बिजनेस की बात करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा, सारे बिजनेसेस की बात माइक्रो हो जाएगा। नहीं नहीं, देखें, जब हम बिजनेस, अब जैसे इसमें बात हो रही है, ये माइक्रो इकोनॉमी जो सामने आया है, इसमें हर इंडिविजुअल्स की बात हो रही होती है, इंडिविजुअल्स। तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स को देख रहे हैं। जब बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस सोसाइटी में चीजें बेच रहा है तो गवर्नमेंट के वो फैसले या मुल्क की इकोनॉमी के वो हालात जो किसी एक बिजनेस, इनफैक्ट सब बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहे होंगे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की चीजें। इसलिए आप इंडिविजुअल बिजनेस की बजाय पीछे देखें ना, एंटायर इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे होते हैं और उनके सारे पार्टिसिपेंट्स ही कर रहे होते हैं। अब उन पार्टिसिपेंट्स के अंदर उन्होंने बिजनेस की मिसाल दे दी। ये किधर गया? ये लीडिंग है जी, नहीं लैगिंग। ये लैगिंग के इंडिकेटर्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन मेजर करने का एक तरीका होता है। अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट है तो रिसेशन हुआ था तो लोगों को नौकरी से निकालना था, तो इसका मतलब मुल्क रिसेशन से ही अभी गुजरा है। अगर इंटरेस्ट रेट्स, बल्कि इंटरेस्ट रेट्स पे आगे है बात, दोनों साइड की बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे भी आगे बात है, इस चैप्टर में आगे बात है। तो ये लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जिनकी मिसालें याद रखेंगे तो आपसे एमसीक्यूज में भी टेस्टिंग हो सकती है। लैगिंग वो है कि जो किसी फेज से गुजरे हैं, यानी अगर हम यहां खड़े हैं तो इस बुरे फेज से जस्ट गुजरे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रही है कि लोग निकल गए हुए, पहले नौकरियों से निकालना शुरू किया था, हालात गिरते गए, अब रिजल्ट ये है कि लोग निकल चुके हैं नौकरियों से। तो इसका मतलब यहां से जस्ट अभी गुजरे। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये जो है ना इनके अंदर, ये परफेक्टली एक क्लास में नहीं आ सकते। जैसे इसी से ऊपर तो नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ था, तो इसमें और उसमें कौन सा कोई बहुत क्लियर फर्क है? तो नहीं है क्लियर फर्क। नहीं, लीडिंग के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही थी ना। लीडिंग के अंदर बिजनेस के पास सेल्स के ऑर्डर कम आ रहे थे, ये लीडिंग थे, इसका मतलब तबाही की तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। अब लोग निकलते जा रहे हैं, साल 2 साल 3 साल में लोग सब एकदम से एक साथ थोड़ी निकलेंगे। 3-4 साल तक लोग नौकरियों से फारिग होते रहे, ये टफ स्टेज चल पड़ी। अब उसके बाद देखा तो सब मरे पड़े, तो उसका मतलब यहां से गुजरे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है सारी नौकरियों से फारिग हो चुके हैं, तो अभी भी यहां से गुजर के आए हैं। किस लाइन की? ये लैगिंग के अंदर ये जो हैव अकर्ड है ना, ये इंडिकेटर्स की बात हो रही है। जब इंडिकेटर अकर हो रहे हैं तो उससे पहले इकोनॉमी पीक या ट्रफ पे पहुंच चुकी हुई थी, ये उसके बाद अकर हो रहे हैं। पीक या ट्रफ पे पहुंच चुकी हुई थी, उसके बाद ये इंडिकेटर्स अकर हो रहे हैं। अच्छा, ये भी ताजे ताजे हैं तो ही आपको याद रहने हैं, वरना तो भूल जाने हैं। तो ये अभी ही देख लेते हैं। कल वो पॉलिटिकल वाले के एमसीक्यूज क्लास में ही, तो सबके सारे सारे ठीक है यार।
चार चार नंबर वाले भी हैं, वाह। जवेरिया बतूल, इकरा इम्तियाज, उजैर अली, 12-12-12, ठीक है जी, शाबाश। बाकी भी 11 वाले भी बहुत है, 10 वाले भी बहुत है, चलो ठीक है। नहीं, स्प्रिंग 22 में नहीं है, ऑटम 22, ये जी ऑटम 22, नंबर 8, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोइंसिडेंट का ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जी स्प्रिंग 23, नॉट, कोइंसिडेंट के जो नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोइंसिडेंट का है, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट ये भी इसका है, तो ये इंडेक्स और ये इसका नहीं है। जी नंबर 3, माइक्रो इकोनॉमिक इसमें से क्या नहीं है, तो ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो एंटायर इकोनॉमी को करते हैं वो नहीं है। नहीं, बस ये हो गए इंडिकेटर्स, और ये इकोनॉमिक साइकिल में आपको पहले बता चुका, और बिजनेस को इसका क्या काम होगा ये भी बता चुका। ये एक बार थोड़ी सी अंग्रेजी ये पढ़ ले, फिर आगे स्टॉक मार्केट पे चलते हैं। ये दूसरे पेज पे इकोनॉमिक साइकिल, ये मैं आपको ये सब चीज बता चुका, इसको एक बार देख लें अंग्रेजी, इसकी गहराई नहीं है, ये आप पीआरसी में कर चुके हैं इकोनॉमिक्स आप। स्टॉक मार्केट रिटर्न, ये डिस्कशन समझ लें, फिर पढ़ लीजिएगा। आपको ना उसमें कैपम पढ़ाते हुए मार्केट पोर्टफोलियो बताया था। स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उन सारी की सारी कंपनीज के शेयर में रोज बाय सेल नहीं हो रहा होता। तो कुछ ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज जिनमें रोजाना की ट्रांजैक्शंस का मेजर हिस्सा उन्हीं में हो रहा है, उनके ख्याली कॉम्बिनेशन को कहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो, जिसकी पाकिस्तान में एक मिसाल KSC 100 इंडेक्स है। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की कुछ 100 टॉप की कंपनीज होंगी, इसको मार्केट पोर्टफोलियो कहा गया। उसके बाद इसको ना एक बेस ईयर लिया, इंडेक्स नंबर आपको चूंकि आते हैं, QMB माशाल्लाह आपने इम्तियाजी नंबरों से पास किया है, QMB पास है ना, तो उसमें इंडेक्स नंबर भी पड़े होंगे, तो उसमें एक बेस ईयर होता है।
हाँ होता है ना, रेफरेंस ईयर होता है। तो ये कहीं इन्होंने 1991 में गिनना शुरू किया होगा, उस 1991 के ईयर को इन्होंने 1000 कह दिया। अच्छा 1000 किसको कहा है वो बताता हूं भी। उसके बाद अगर आज स्टॉक मार्केट 18,000 पॉइंट्स पे चल रही है, तो इसका रफ रफ मतलब यह है कि जो शेयर तब 10 रुपए का होता, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ रफ रफ बता रहा हूं, जो शेयर तब 10 रुपए का होता था अब वो 180 रुपए का हो गया है। यानी मार्केट इतनी ग्रो कर गई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ये मार्केट कैप होती है, लेकिन रफ रफ आप ऐसे कह सकते हैं कि 1991 के मुकाबले में ये आज या हर साल की मूवमेंट बताई जा रही होती है पॉइंट्स की शक्ल में। अब इसमें ये 1000 किसको कहा है, इसकी दो शक्लें, एक होता है फ्री फ्लोट, एक होता है फुल फ्लोट। किस चीज का फ्लोट? एक कंपनी ए है, इसके टोटल शेयर्स हैं 400 मिलियन। इन 400 मिलियन में से 320 मिलियन ये वो खानदान जो इस कंपनी को वाकई ओन कर, ये 320 ज्यादा कर लिया मैंने, चलो 240 कर लेते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड फैमिली के पास है, वही बड़े वही इस बिजनेस को चला रहे हैं, और जो 160 मिलियन है ये मार्केट में रुल रहे हैं, ये मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल हैं, लोग खरीदते बेचते रहते हैं। देखें अगर सारे के सारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल होते तो फिर तो ओनर बार बार चेंज होते रहते। तो इसलिए मार्केट में थोड़े से अवेलेबल होते हैं, भी मैंने वैसे ज्यादा कर दिया, कोई 20-25% से ज्यादा नहीं मार्केट में हो रहे होते, मैंने तो 40% ले लिए। इस कंपनी का शेयर जो मार्केट में बिक रहा है, अगर उसकी मार्केट प्राइस 30 रुपए है, तो 30 रुपए को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। 160 से करना है कि पूरे 400 से करना है, ये दो तरीके हैं। फुल कैप, कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, कैप का वर्ड यहां पर कैपिटलाइजेशन के लिए। फुल कैप, जो मार्केट्स फुल कैप को प्रेफर करती होंगी उसका मतलब है कि 400 मिलियन इंटू 30 रुपए, और जो फ्री फ्लोट को प्रेफर करती होंगी उसका मतलब है कि 160 मिलियन, नहीं किधर गया ये, अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। जितने अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग है उनको 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंसर आएगा वो फ्री फ्लोट है, और अगर पूरे 400 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका वो फुल कैप है। तो अगर 1991 में इस इंडेक्स में मौजूद जितनी कंपनीज थी उनका फ्री फ्लोट 4000 मिलियन रुपए का था, इसको 1000 बोला गया था, और अब वो अमाउंट फिर 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो 52 54 72 बनेगा। अब उन कंपनीज का फ्री फ्लोट 4000 मिलियन रुपए से बढ़ के 72,000 मिलियन हो गया है। तो स्टॉक मार्केट 18,000 पॉइंट्स पे चल रही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये दोनों में से कोई एक तरीका चल रहा होता है कि वो फ्री फ्लोट के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं या फुल कैप के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बिजनेस का क्या ताल्लुक है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहे हैं? अगर स्टॉक मार्केट इंक्रीज कर रही है तो मुल्क के हालात अच्छे हैं, अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है तो मुल्क के हालात डाउन है। तो ये स्टॉक मार्केट की कहानी थोड़ी बहुत जो समझाई है ये पढ़ लें सारी। हाँ एक चीज और, स्टॉक मार्केट अगर अच्छी जा रही है, शेयर्स मार्केट में महंगे बिक रहे हैं, तो जिस कंपनी का शेयर है, चलो कंपनी ए है, अगर इनको और पैसा चाहिए और शेयर इस वक्त मार्केट में बहुत महंगा चल रहा है तो इनको राइट इशू सूट करेगा। क्यों? क्योंकि शेयर की प्राइस हाई चल रही है, थोड़े शेयर्स में भी वो ज्यादा पैसा रेज कर पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस लो चल रही है तो फिर उनको राइट इशू पे नहीं जाना चाहिए। तो ये भी इस स्टॉक मार्केट के डिसीजंस हो सकते हैं। ये आप स्टॉक मार्केट की सारी अंग्रेजी पढ़ लें, ये यहां से शुरू होके ये अगले पेज के 2 पैराग्राफ 3.1 सारा पढ़ लें। सामने से पढ़ें तो ये सामने कर देता हूं मैं। नहीं, इसको 1000 कहा है मैंने, 18 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 18 से मल्टीप्लाई किया। यानी मैंने ये कहा है कि 18,000 पॉइंट्स का मतलब ये है कि इन कंपनीज की टोटल जो कैप 1991 में 4000 मिलियन की थी, तो अब वो इतने मिलियन की है, तो इसको कहेंगे कि हम स्टॉक मार्केट 18,000 पॉइंट्स पे चल रही है।
हाँ जी, जितनी अंग्रेजी सामने आ रही है इससे कर पूछना है कुछ तो। वो मैं कह रहा था कि उसकी अंग्रेजी आगे आ रही है, फिर पढ़ के पूछ लीजिएगा। ये अगले पेज पे जो लिखे हैं ये डिसीजंस की बात कर रहा था। जब कंपनीज लिस्टेड होती है ना, तो कुछ कंपनीज ना अपने ही शेयर्स इन्वेस्ट कर लेती हैं, अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीद लेती हैं। यानी उन कंपनीज ने अपने ही स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदे होते हैं। जैसे किसी का खरीदने थे, अपने खरीद लिए, और अपने को अपने पास रख लिया, तो डिविडेंड भी इनको देना पड़ा होगा। अगर उन शेयर्स की वैल्यू मार्केट में गिर गई तो फिर उनको नुकसान है, वरना उन्होंने रखे हुए थे कि कल को महंगे होंगे तो बेचेंगे, पैसा आएगा। तो अब वो मार्केट से अगर वैल्यू गिर गई शेयर की, तो अब पैसे कमाएंगे। यानी किसी कंपनी के भी शेयर खरीद के रखे होते तो उस इन्वेस्टर को जो मसला होता वही। चलिए इन्फ्लेशन देख लें बस, बाकी फिर कल बताता हूं। इन्फ्लेशन आपको पता क्या होती है? क्या होती है? महंगाई। अच्छा, अगर पिछले साल कंपनी की सेल्स 300 मिलियन रुपए थी 2023 में, अब अगर 2024 में ये 320 मिलियन हो गई, तो ये कंपनी लाजमी कह सकती है कि हमने ग्रो किया। हो सकता है कि यूनिट्स कम हुए हों, प्राइस बढ़ गई हो, तो फिर बिजनेस ने ग्रो नहीं किया। इसी तरह मुल्क की इकोनॉमी भी अगर कहा जाए कि जी मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स या टोटल इंपोर्ट्स इतने की हैं, तो जरूरी नहीं कि क्वांटिटी वाइज बिजनेस ग्रो किया हो। इसको कहते हैं इन रियल टर्म्स इकोनॉमी ग्रो की भी जरूरी नहीं है। रियल और नॉमिनल। रियल क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है। नॉमिनल जिसमें इन्फ्लेशन शामिल है। तो कोई भी चीज जो इन नॉमिनल टर्म्स ग्रो हुई लग रही होती है, जरूरी नहीं कि इन रियल टर्म्स भी ग्रो की हो। इसलिए उस मुल्क के हालात अगर जानने हैं कि उस मुल्क का जीडीपी बेहतर हुआ, जीडीपी आप समझ लीजिए उस मुल्क ने टोटल जितना, बल्कि जीडीपी भी कल पढ़ाऊंगा, जीडीपी भी रहने देता हूं, उस मुल्क में टोटल जितने रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, पिछले साल जितनी हुई थी, इस साल जितनी हुई, अगर असली ग्रोथ देखनी है तो इन्फ्लेशन फैक्टर भी देखना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई ज्यादा होगी तो उसकी वजह से मटेरियल लेबर सब महंगे होंगे, प्राइसेस भी महंगी होंगी, तो फिर लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो फिर वो जब खरीद नहीं पाएंगे तो बिजनेसेस बेच नहीं पाएंगे, जब बेच नहीं सकेंगे तो लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे। तो ये इन्फ्लेशन का एक अजीब किस्म का चक्कर बन जाता है। तो इससे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं तो खराब होने शुरू हो जाते हैं, अच्छे हो रहे हैं तो अच्छे की तरफ भी जाते हैं। अच्छे की तरफ कैसे जाते हैं? अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो बिजनेसेस को एक इंसेंटिव मिलेगा कि प्राइसेस महंगी हो रही हैं, चलो हम और ज्यादा प्रोडक्शन बना के और महंगे बेचेंगे। तो वो और चीजें बनाएंगे, जब और चीजें बनाएंगे तो लोगों के रोजगार और बढ़ेंगे, और रोजगार और बढ़ेंगे तो वो घर फिर ज्यादा सौदा लेके जाया करेंगे। पहले आधा किलो दही लेके जाते, 3 पाव दही ले जाएंगे, तो फिर इकोनॉमी दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन से बुराई की तरफ भी हालात जा रहे होते हैं और वापस अच्छाई की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, और इसमें की ये बात, एक इसमें बात की हुई है इन्वेस्टर और बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो पैसे की वैल्यू गिर रही है, तो इन्वेस्टर को फायदा है नुकसान है? पैसे की वर्थ गिरने का, और बोरोवर को फायदा। बस ये सारा कुछ बता दिया आपको, ये इन्फ्लेशन सारी पढ़ ले। ये 3.2 सारा पढ़ ले। देखें, बोरोवर को फायदा यह है कि उसने 100 रुपए लिए थे, कल को 100 वापस करने हैं, तो अब 100 रुपए की वर्थ ही गिर गई है, तो उसको वापस करते हुए तकलीफ ही नहीं होगी। ये इन्फ्लेशन सारा पढ़ ले। अच्छा, ये सादी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इसलिए बस करा दिया, मुश्किल होगा तो समझाऊंगा भी। ये याद, सारी अंग्रेजी याद करनी है नहीं, इनमें मैंने जो बस बस ऐसे ही बस कर ले, स्टोरी याद कर ले। इसका जो पेस्टल का सिनेरियो क्वेश्चन होगा ना, वो इतना आसान होता है कि वो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि इसमें था क्या करने वाला। तो ये इसलिए इन चैप्टर में जितना रश लगा हुआ है, ये मेनली एमसीक्यूज ही के लिए। या इस पे अगर स्टेट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी, तो इसमें से जितनी को अंग्रेजी याद है लिख सकते हैं, लिख देना। लेकिन इस तरह के स्टेट क्वेश्चन नहीं आते, सिनेरियो वाले ही आते हैं। स्ट्रेट चीजें बस एमसीक्यूज में होती हैं।
क्या चीज? रुक जाना। ये इन्फ्लेशन का लास्ट पैराग्राफ, इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैंने लास्ट ईयर जब नोट्स बनाए थे तो मैंने आईकेएफ की बुक को देख के अंदाजा किया कि उन्होंने तो 3 साल पुरानी फिगर लिखी हुई है। फिर मैंने उनकी वेबसाइट खोली तो ये तो हर महीने अपडेट हो रही होती है, तो मैंने फिर उस महीने का डाटा लिख दिया। फिर सोचा कि ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि एमएफए में लेटेस्ट ट्रेंड चेक किया जाए, तो इसलिए फिर उसको दोबारा अपडेट नहीं किया। तो इस पैराग्राफ को बेशक इग्नोर करें। इन्फ्लेशन का आखिरी, ये एसबीएस की वेबसाइट है पाकिस्तान की, पीबीएस, एसबीएस नहीं पीबीएस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो फिर ये इन्फ्लेशन रेट और ये सब कोट कर रहे होते हैं, हर महीने अपडेट हो रहा होता है ये। फाड़ दें पेज, फेंक दें किताब। जी अगर इन्फ्लेशन पड़ी है और कुछ पूछना है तो बताएं। चलिए यहां से कल फिर इंशाल्लाह करते हैं।